Assalamu alaikum dear students. Today's our topic is line of action of a force. लास्ट टॉपिक में हमने डिस्कस किया था कि दो मेन टर्मिनोलॉजीज कौन सी हैं टॉर्क की जो होती हैं। पहली एक टर्मिनोलॉजी है रिजिड बॉडी होना चाहिए। ठीक है, किसी भी टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स के लिए हमें दो चीज़ें चाहिए होती हैं। एक होता है रिजिड बॉडी, जिस बॉडी ने रोटेट करना होता है, या जो बॉडी एक जगह स्टिल होती है जिस पे हमने टर्निंग इफेक्ट ऑफ या जिस पे हमने फोर्स अप्लाई करनी होती है। और दूसरा पॉइंट हमारा था एक्सिस ऑफ रोटेशन, जिस लाइन के अबाउट वो बॉडी रोटेट कर रही होती है वो हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन कहलाता है। तो ये दो मेन टर्मिनोलॉजीज थी। फिर हमने पढ़ा था कि हम स्पैनर का मोमेंट आर्म क्या होता है और उसका फोर्स उसके किधर लग रही होती है, आगे लगे तो क्या इफेक्ट होता है, पीछे लगे तो क्या। तो ये हमने डिस्कशन लास्ट वीडियो में डिस्कस कर ली थी। आज का हमारा टॉपिक है line of action of a force. अब देखें, the line along which the force acts is called line of action of force. The line along which a force acts, ऐसी लाइन जिसके अलॉन्ग, जिसके साथ से कोई भी फोर्स अप्लाई हो रही हो, जिस लाइन के अलॉन्ग कोई फोर्स अप्लाई हो रही हो, वो हमारी एक्शन ऑफ फोर्स कहलाती है। जाहिर है जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो हमारा एक्शन होता है, और इन रिटर्न अगर उस बॉडी की तरफ से कोई भी रिस्पॉन्स है तो वो हमारा रिएक्शन कहलाएगा। अब एक्शन ऑफ फोर्स क्या है? हम फोर्स अप्लाई करें किसके अबाउट, किसी भी लाइन के अबाउट, कोई भी लाइन ले रहे हैं तो हमारा लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स कहलाता है। अब इसमें देखिए सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है मूवमेंट आर्म। मूवमेंट आर्म बेसिकली क्या होता है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है किसके बीच में? एक्सिस ऑफ रोटेशन और लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स के। ठीक है, मैंने आपको स्पैनर में भी बताया था। ये देखें, नट से लेके, नट बोल्ट से लेके लास्ट एंड तक जहाँ पे फोर्स अप्लाई हो रही है, ये हमारा टोटल मूवमेंट आर्म कहलाएगा। हमेशा ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, ये परपेंडिकुलरली ही, ग्राफिकली इसको आप देखें तो ये परपेंडिकुलर ही अप्लाई हो रहा होता है। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय डिस्टेंस एल। ये आप देखें डायग्राम में, मूवमेंट आर्म कंप्लीटली ठीक हो गया। तो ये हमारा, अब देखें, टॉर्क और द मोमेंट ऑफ द फोर्स डिपेंड्स अपॉन द फोर्स एंड मोमेंट आर्म ऑफ द एल। हमें टॉर्क का क्या फार्मूला पता है कि आर क्रॉस एफ, जो उसमें आर होता है वो हमारा होता है मोमेंट आर्म और एफ हमारा फोर्स होता है। यहाँ पे हमने मोमेंट आर्म को एल से कहा है, तो टॉर्क इज इक्वल टू एल एफ। ठीक है, तो यानी टॉर्क हमारा दो चीज़ों पे डिपेंड करता है, एक तो फोर्स अप्लाइड, जो हमने फोर्स अप्लाई की होती है, दूसरी चीज़ हमारी मोमेंट आर्म है, मोमेंट आर्म। ठीक हो गया। मोमेंट आर्म मैंने आपको बता दिया कि क्या होता है, कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है एक्सिस ऑफ रोटेशन और लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स के बीच में। अब कहता है ग्रेटर इज द फोर्स ग्रेटर इज द मोमेंट ऑफ फोर्स। जितनी ज़्यादा फोर्स हम अप्लाई करेंगे उतना ज़्यादा मूवमेंट होगा। जितने बड़े टूल से हम फोर्स अप्लाई करेंगे उस टूल का उस सोर्स तक, जिस चीज़ को हमने खोलना है या हमने लूज़ करना है या हमने टाइट करना है, उस सोर्स तक उसका मूवमेंट उतना ही होगा जितना उस टूल का पूरा मैस होगा, जितना उस पूरे टूल की लेंथ होगी। ठीक है, यानी ग्रेटर द फोर्स अप्लाइड ग्रेटर इज द मूवमेंट आर्म, और स्मॉलर द फोर्स अप्लाई स्मॉलर इज द मूवमेंट आर्म। और मूवमेंट आर्म अगर बड़ा होगा तो जाहिर फोर्स भी बड़ी होगी। तो हम कह सकते हैं कि दोनों का रिलेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब ये देखें फार्मूला एफ क्रॉस एल। एफ क्रॉस एल इसलिए है क्योंकि ये हमारा क्रॉस प्रोडक्ट है, क्योंकि टॉर्क वेक्टर क्वांटिटी है, ये क्रॉस प्रोडक्ट है। एफ एल साइन थीटा हम यूज़ करते हैं इसके एंगल के लिए। अब टॉर्क का यूनिट क्या है? न्यूटन मीटर। अ टॉर्क ऑफ 1 न्यूटन मीटर is caused by a force of 1 Newton acting perpendicular to the moment arm 1 meter long। ठीक हो गया जी। अच्छा अच्छा, प्रिंसिपल देखें, मोमेंट आर्म का प्रिंसिपल क्या होता है? मोमेंट आर्म बेसिकली दो डायरेक्शंस में हम फाइंड कर सकते हैं। एक तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन होती है और एक होती है एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज डायरेक्शन वो होती है जो हम जैसे घड़ियाँ वगैरह में देखते हैं, वॉच की जो डायरेक्शन होती है वो क्लॉकवाइज है, और उसको ऑपोजिट आप कर लें तो वो एंटी क्लॉकवाइज है। अब हमने नट, अब हमें ये चीज़ पता होनी चाहिए कि हमारा नट क्लॉकवाइज में टाइट होता है या एंटी क्लॉक में। ठीक है, तो नट को हमने टाइट करना होता है क्लॉकवाइज में। अक्सर जो वो होते हैं वो एंटी क्लॉक में भी करते हैं, लेकिन मेजोरिटी टाइम में क्लॉकवाइज में नट टाइट होता है और एंटी क्लॉक में नट हमारा लूज होता है। अब आप इसकी डेफिनेशन देखें, अ बॉडी इज बैलेंस्ड इफ द सम ऑफ द क्लॉकवाइज मूवमेंट्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज इक्वल टू द सम ऑफ द एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट्स एक्टिंग ऑन इट। ठीक है,
बॉडी ऐसी तब बैलेंस में होगी जब दोनों के क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट एक दूसरे के इक्वल होंगे। देखिए सी सॉ देखें आप, ठीक है, एक थोड़ा सा आगे डिस्टेंस पे खड़ा हुआ है, सेंटर पॉइंट से कम डिस्टेंस पे एक ज़्यादा पे है, तो ये बैलेंस है। और इसी तरह आप देख लें दोनों आखिर में ये भी दोनों में बैलेंस में है। ठीक हो गया। और अब नेक्स्ट टॉपिक है सेंटर ऑफ मैस, हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।